नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंदु दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है रेफरेंस टेक्स्ट बुक सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और टॉपिक बड़ा ही बेहद महत्वपूर्ण है, भारत में राष्ट्रवाद। दूसरा टॉपिक है, इसके पहले प्रथम टॉपिक में हम लोग 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज 5वां लेक्चर राष्ट्रवाद पर, और पहले टॉपिक में जो हम लोग पढ़े थे यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद से होते हुए आज हम लोग कहां पहुंच रहे हैं? भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद आया क्यों, क्या रीजन थे, इसको जानने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और भारत में राष्ट्रवाद का ही शुरुआत कहां से और कारण क्या बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह विषय बिंदु। तो राष्ट्रवाद की उदय हो रही है कहां? भारत में। और भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वह ब्रिटिश हुकूमत का उपनिवेशवादी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो चलें अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज का टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद पर है। प्रथम विश्व युद्ध जो पढ़ना है, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक आएगा सत्याग्रह का क्या विचार है, रोलर टैक्स और असहयोग ही क्यों। यह आज इतने मुद्दे इस क्लास के अंतर्गत हम लोगों को जानना है। तो पहले तो भारत में राष्ट्रवाद पर हम प्रस्तावना के रूप में हम आपको बता दें, परिचय करा दें, क्योंकि हमारे टॉपिक का शीर्षक क्या है, वह है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। अब तक जो हम लोग पढ़े यूरोप में राष्ट्रवाद, आज हम जो जानना चाह रहे हैं वह भारत में राष्ट्रवाद। और जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो उसमें जो कारण दिखाई देगा उसमें जिम्मेदारी भी होगा, प्रथम विश्व युद्ध भी है, राष्ट्रवाद के उदय से खिलाफत आंदोलन भी आ जाएगा और असहयोग आंदोलन। लेकिन यहाँ इस बिंदु को जानना बेहद जरूरी है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ क्यों, क्या था, तो ब्रिटिश उपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप, ब्रिटिश औपनिवेशिक ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद का उदय माना जाता। भारत में राष्ट्रवाद का कारण बनता है। ब्रिटिश उपनिवेश के शासन सत्ता पर ब्रिटिश की हुकूमत स्थापित होने के साथ भारत में, चाहे राजनीतिक रूप से देखा जाए, राजाओं को एक दूसरे से लड़ा करके स्वयं लाभ को लेना, चाहे आर्थिक रूप से हमारे कच्चे माल को लेकर के ले जाना, फिर उसी माल को लाकर भारत की मंडी में दुगने दामों में बेचना, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे सांस्कृतिक रूप से। ब्रिटिश नीतियां भारत के जिस ढंग से शोषण का रूप लेकर के भारत की व्यवस्थाओं को तोड़ रही थी, उसमें भारत के जनमानस के अंतर्गत यह उदय होना आवश्यक था कि हम अपने ही देश में रह करके अपने आप में ही पराये बन गए हैं, और ऐसी हुकूमत जिसका इस देश से कोई ताल्लुकात नहीं है, उसका सिर्फ उद्देश्य है इस देश को खोखला करना, इस देश को लूटना, उसकी जनमानस की पीड़ाओं से उसका कोई लेना देना नहीं है।
ऐसे राष्ट्रवाद के खिलाफ, ऐसे देश के अंतर्गत जनमानस में राष्ट्रवाद का मुखर होना स्वाभाविक था। और आज हम इसी के संदर्भ में चलते हैं, अपने शीर्षक की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जो शीर्षक रखा गया है उस बिंदु पर विचार करते हैं। परिचय यही था, प्रथम विश्व युद्ध पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध बच्चों 1900, प्रथम विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में। प्रथम विश्व युद्ध कब? 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। और प्रथम विश्व युद्ध में के तहत आप देखेंगे कि ब्रिटिश की साम्राज्यवाद की नीतियां इस धड़ से बढ़ रही थीं कि ब्रिटिश के संदर्भ में यह कहा जाने लगा इसका औपनिवेशिक शासन विश्व के तमाम देशों पर स्थापित हो गए थे। और इसकी साम्राज्यवाद की नीतियां, औपनिवेशिक नीतियों का जो दायरा था इतना ज़्यादा था कि इसके संदर्भ में यह कहा जाने लगा कि यह एक ऐसा जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता, एक ऐसा देश, कौन सा? ब्रिटेन, जिसका कभी सूर्यास्त नहीं होता। मतलब प्रत्येक महाद्वीपों पर इसका औपनिवेशिक शासन संस्था स्थापित हो गया था। 1914 से 18 के बीच में जब विश्व युद्ध चल रहा था, यहां एक घटना जो भारत के राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ता है, जनमानस एक साथ ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख लड़ने के लिए अग्रसर होता है। एक महत्वपूर्ण कारक यहां विद्यमान है। जैसे 1914 से 18 के बीच में देखा जाए तो इसी बीच में हम ये देखते हैं कि उस समय ऑटोमन साम्राज्य मुस्लिमों का, तुर्की का एरिया पूरा जो ऑटोमन साम्राज्य का काफी लंबा विस्तार था, ऑटोमन साम्राज्य पर ब्रिटिश की सत्ता, ब्रिटिश की हुकूमत या ब्रिटिश की शासन आक्रमण करती है और ऑटो साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर देती है। और उसका दृष्टिकोण था कि जब पूरी विश्व में ब्रिटेन का जय जयकार मचा हुआ, ब्रिटेन जीत रहा है, तो ऐसे समय में किसी मुस्लिम शासक को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता कि किसी शासक को वह सुल्तान की पदवी दे या न दे। और मुस्लिमों के धर्मगुरु कहाँ रहा करते थे? तुर्की में। उस समय मुस्लिमों के धर्मगुरु का नाम था कमाल पाशा। क्या नाम था? ऑटो साम्राज्य के अंतर्गत मुस्लिमों के धर्मगुरु कहाँ रहा करते थे? तुर्की, कमाल पाशा में। और इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही अंग्रेजों के द्वारा तुर्की के कमाल पाशा, जिसे खलीफा कहा जाता है, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? खलीफा के पद को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया। खलीफा का क्या था कि किसी भी मुस्लिम शासक को सुल्तान की पदवी किसके द्वारा दी जाती थी? खलीफा का। और ब्रिटेन ने इस खलीफा के पद को क्या किया? समाप्त कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अंग्रेजों ने खलीफा के पद को, और खलीफा होते कौन थे? मुस्लिमों के धर्मगुरु
कौन थे? मुस्लिमों के धर्मगुरु। अब जैसे ही खलीफा का यह पद अंग्रेजों के द्वारा समाप्त किया गया, वैसे भारतीय मुसलमानों का क्या रुख हुआ, क्या बदलाव हुआ? भारतीय मुसलमान जो अब तक भारतीय मुसलमान जो अब तक ब्रिटिश हुकूमत के हिमायती थे, भारतीय मुसलमान जो ब्रिटिश हुकूमत के हिमायती रहे, आज खलीफा के पद के समाप्त होते ही ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। ये भी अंग्रेजों के क्या हो गए? विरुद्ध हो गए। खलीफा के पद के पहले आप कह सकते हैं कि 1918 के पहले तक मुस्लिमों के किसके हिमायती थे? अंग्रेजों के। लेकिन जैसे अंग्रेजों के द्वारा खलीफा के पद को समाप्त किया गया, वैसे मुसलमान अंग्रेजों के क्या हो गए? विरोधी हो गए। और अंग्रेजों का विरोध होने का कारण क्लियर हो ही गया है, उनके धर्मगुरुओं का सत्ता से पदच्युत होना। जैसे अलग होते हैं वैसे ही अली बंधुओं के द्वारा, शौकत अली बंधुओं के अंतर्गत अली बंधुओं ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है अली बंधुओं के द्वारा आंदोलन चलाया गया, जिसका 1919 में अंग्रेजों के खिलाफ अली बंधुओं द्वारा आंदोलन, जिसका नाम क्या रखा गया? खिलाफत आंदोलन। अली बंधुओं के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया है उसका क्या नाम रखा गया? खिलाफत आंदोलन। और इस खिलाफत आंदोलन के पीछे, इस खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता अली बंधुओं ने इस खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को सौंपी। महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष किसको बना दिया गया? महात्मा गांधी को बना दिया गया। इस खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष किसको बना दिया गया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को बना दिया गया। अब महात्मा गांधी जैसे 19 खिलाफत की अध्यक्षता, और इसी खिलाफत का नाम बदल करके महात्मा गांधी जी ने 1920 में इसी खिलाफत आंदोलन को बदल करके असहयोग आंदोलन, 1920 में क्या ला दिया? असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी के द्वारा राजनीति में मुस्लिमों के द्वारा जो खिलाफत अंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ लाया गया था, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में वही आंदोलन आगे बढ़ करके जून 1920 में एक खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? महात्मा गांधी का यह विचार था, यंग इंडिया के अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश हुकूमत अगर यहां पर है तो इसके पीछे मूल कारण है कि यहां की जनता के द्वारा उनका सहयोग किया जा रहा है। ब्रिटिश हुकूमत तभी तक यहां रह सकती है जब तक जनता ब्रिटिश हुकूमत का क्या करेगी? सहयोग करेगी। और यदि हम ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग नहीं करते, उसके हम कार्यों का में सहयोग नहीं करेंगे,
तो ब्रिटिश हुकूमत ज़्यादा दिन हम पर शासन नहीं कर सकती। ब्रिटिश हुकूमत शासन इसीलिए कर रही है कि भारतीयों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है, और इसीलिए यह आंदोलन जो निकल कर आ रहा है, यह आंदोलन के संदर्भ में कहा कि हम ब्रिटिश हुकूमत के साथ किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का मतलब उनकी गलत नीतियों का हम पूरी तरह से उनकी गलत नीतियों के साथ सहयोग की बात नहीं कर देंगे, उनके नीतियों को हम मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो यहीं से शुरू हो जाता है असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के बीच में कहा गया था, यह आंदोलन एक सत्याग्रह है। यह आंदोलन क्या है? एक सत्याग्रह है। महात्मा गांधी का मूल विचार है सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह करना है, और सत्य के प्रति सत्यवाद को कहने में हमें किसी हथियार आदि की जरूरत नहीं पड़ती है। विचारों को रौंदने वाला, विचारों को तोड़ने वाले, अगर हम अपनी बात हृदय से सत्य के साथ कहते हैं तो हमें किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होती। सत्याग्रह एक पुरुषार्थ का प्रतिबिंब बनकर बन आता है, एक ऐसा पुरुषार्थ है जो कहीं से किसी भी प्रकार से अडिग नहीं कर सकता। तो एक सत्य के प्रति आग्रह, आग्रह का अर्थ निवेदन करना, और यह निवेदता कायरता नहीं बल्कि निष्क्रिय रूप से अगर कहा जाए तो प्रतिरोध करने की बात कह रहा है। तो यहां पर हमने कहा कि महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में असहयोग लाया गया, और इसी असहयोग के अंदर ये भी ध्यान दीजिएगा कि भारत में पहला आंदोलन हिंदू मुस्लिम का जो आंदोलन यह दिखाई देता है, महात्मा गांधी का भारत की राजनीति में आने के बाद यह एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसे जन आंदोलन के रूप में कहा जा सकता है। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिलकर के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और यहाँ तक विदेशी कपड़ों की होलियां भी जलाई गई, और लोगों के द्वारा, मिडिल परिवार के लोगों के द्वारा, जो सरकारी पेशे थे, वकील थे, आज अपने पेशे को छोड़ करके राष्ट्रीय आंदोलन माता असहयोग आंदोलन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रवाद का मुखौटे के साथ, पूरे राष्ट्रवाद के साथ कहा जाए तो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। और इसी आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी ने भी कहा कि अगर यह सहयोग आंदोलन हिंसात्मक न होकर, क्योंकि हमारा यह महात्मा गांधी का सत्याग्रह का आंदोलन ही था, और सत्याग्रह में किसी भी प्रकार के हिंसा पर प्रतिबंध की बात कही थी महात्मा गांधी ने, कि हमें अपने आप में किसी भी प्रकार से हम सत्याग्रहियों को हिंसक का रूप नहीं लेना है। अगर कोई मेरे ऊपर हिंसा करता भी है तो भी हम उसे अपनी आत्मबल मजबूत होने के साथ प्रत्युत्तर के रूप में हिंसा का रूप नहीं ग्रहण करेंगे। कहने वाला पूर्ण अहिंसा का रूप दिया। और यह भी महात्मा गांधी का था कि अगर यह सहयोग आंदोलन अनवरत चलता रहा तो एक वर्ष के अंदर भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1920 में असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत होती है, आगे चल करके चौरी चौरा कांड के अंतर्गत, जहां जनता की इतनी भीड़ हुई कि पुलिस कार्रवाई के बीच में जनता में मुठभेड़ हुआ, और चौरी चौरा कांड के अंतर्गत 5 फरवरी 1922 में निहत्थे पुलिस थानों पर गोलियां और काफी असहयोगियों के साथ बुरा बर्ताव हुआ। और महात्मा गांधी इस चीज को देख करके यह हिंसक रूप होने के नाते असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। 5 फरवरी 1922 को
क्या किया गया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यह हिंसक रूप ले लिया था। इसमें असहयोगियों के द्वारा पुलिस पर कार्रवाई की गई, जिसमें काफी लोग हताहत हुए और महात्मा गांधी क्षुब्ध होकर के असहयोग आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में, जैसे सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आलोचना भी की गई और यहां तक कहा गया नेताओं के द्वारा कि जब हमारी उत्साह की पराकाष्ठा अपने चरम पर चल रही थी, हम अपने राष्ट्रवाद को अपनी आंखों से सामने दिखाई दे रहा था और ऐसे समय में आंदोलन को वापस लेना यह देश के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। ऐसे समय में वापस लेना एक दुख का कारण माना गया। यह तमाम अच्छे जैसे सुभाष चंद्र, पंडित जवाहरलाल आदि नेताओं के द्वारा इस बात को रखा गया। तो आज हमारा जो टॉपिक था वह क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में खलीफा की पद से समाप्त, खलीफा के पद से समाप्त 1919 में क्या आया, खिलाफत आया और खिलाफत ही किसमें बदल गया, 1920 में असहयोग, और असहयोग बदल करके 5 फरवरी 1905 में चौरा चौरी कांड के नाते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद भारत की राजनीति में कुछ समय के लिए कहा जाए तो महात्मा गांधी का राजनीति में पटाक्षेप होता है और 1 जनवरी 1923 को आप कह सकते हैं या दिसंबर 1922 कह सकते हैं, 1 जनवरी 1923 को राजनीति जो कन्वर्ट लेती है वह यह कि 1 जनवरी 1923 के मोतीलाल और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में एक नया रूप अपनाया जा रहा है, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से स्थापित किया गया और जिसका मूल उद्देश्य विधान परिषद में पहुंच करके सरकार की नीतियों का विरोध करना। आगे इस विषय पर न चर्चा करके हम लोग पुनः लौटते हैं महात्मा गांधी के सत्याग्रह का विचार। कहां पहुंचते हैं, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के विचार पर हम लोग अपनी बातों को रखते हैं। चला देखा जाए, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी का सत्य का और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। महात्मा गांधी का यह विचार पहली बार दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ लाया गया और उस रंग भेद नीति में महात्मा गांधी का यह सत्याग्रह का विचार काफी पॉपुलर भी हुआ और सफलता भी अर्जित की। और इसी से प्रेरित होकर, सत्याग्रह से प्रेरित होकर के भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का आगमन 1915 में, कब हो रहा है, 1915 में। और महात्मा गांधी का भारत में आगमन होता है तो उनके आगमन का पहला कार्य था कि आते ही साबरमती आश्रम का निर्माण करना। आने के प्रथम विश्व कब से कब चला, 1914 से 18, और उसी प्रथम विश्व के दौरान महात्मा गांधी का भारत की राजनीति में प्रवेश करना। महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश करने शुरुआत होती है और 1915 में आने के बाद पहला उनका काम था साबरमती आश्रम का निर्माण। और साबरमती आश्रम के निर्माण में इनका मूल उद्देश्य था कि एक वर्ष रहते हुए भारत की राजनीति को समझा जाए। और 1916 में एक घटना घटित होती है, यही बगल काशी
हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक समारोह होता है जिसमें बड़े मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल आदि नेताओं के द्वारा बुलाया जाता। महात्मा गांधी भी वहां पहुंचते हैं और महात्मा गांधी वहां उस सभा में पहुंच करके अपने भाषण के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मैं जिस भारत का दर्शन करने के लिए आया हूं, यह भारत तो आज हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। उनका इशारा था उन किसान, उन गरीब, उन असहाय लोग कहाँ हैं जिनको हम जानना चाहते थे। तो इस पर गोपाल गोखले ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर भारत की वास्तविक तस्वीर को देखनी है तो गांव में जाइए। और यही शब्द महात्मा गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले का अपना गुरु बना देता है। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बना लेते? अपना गुरु। और यही प्रेरणा लेकर के भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का सत्याग्रह का एक प्रयोग होने जा रहा है। अब यह प्रत्येक प्रयोग में देखेंगे 1917 में बिहार, कहां? 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत। और यह चंपारण जो सत्याग्रह हो रहा है यह किसानों से संबंधित है, जहां पर किसानों की नील की खेती करने के और उसमें कर से संबंधित बातों को जबरदस्ती लेने से संबंधित, किसानों से संबंधित बातों के लिए दबाव बनाया गया था। तो महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक 1917 में कहा? चंपारण। और 1918 के अंतर्गत महात्मा गांधी द्वारा 2 और आंदोलन लाए गए। पहला था खेड़ा आंदोलन। ये भी आंदोलन किसानों से ही संबंधित था। खेड़ा आंदोलन नील की खेती से संबंधित यहां था। 3 कठिया की पद्धतियों का विरोध किया जा रहा था। खेड़ा आंदोलन। दूसरा 1918 में यह आया था अहमदाबाद आंदोलन। और यह आंदोलन अपने आप में सफल माने जा रहे हैं। कौन कौन? 17 और 18 के अंतर्गत अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा, ये दोनों किसानों से संबंधित था। अहमदाबाद आंदोलन किससे संबंधित था? मजदूर मिल मालिकों का से संबंधित था, जहां मजदूरों पर अत्याचार किए जा रहे थे इसे। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की अगुवाई करके किसानों और मजदूरों के ऊपर जो दबाव बनाया जाए उसे पूरी तरह से रोकने में सफल रहे। तो कहने मतलब महात्मा गांधी के द्वारा खेड़ा अहमदाबाद, और यही आंदोलन ऐसा है जिसमें सरकार को झुकाने के लिए महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार उपवास के द्वारा शासन सत्ता को झुकाने के लिए विवश किया जा सकता है। अपने कठोर नीतियों को लागू किया। कौन सा? अहमदाबाद आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी ने उपवास के द्वारा शासन व्यवस्था पर अपनी बात मनवाने के लिए विवश किया। तो यहां पर इसका पहली बार प्रयोग किया गया। तो सत्याग्रह का विचार के तहत इनका जो आंदोलन चला, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, और इसी अहमदाबाद आंदोलन के साथ ही साथ आपको हम बता चुके हैं कि 1919 में खिलाफत, 1920 में कौन सा? अहमदाबाद। और एक आंदोलन आपका और बचता है, एक एक्ट, वह है रूलट एक्ट। सिडनी एक्ट की अध्यक्षता में रूलट एक्ट विधेयक लाया गया। और रूलट एक्ट में यह विधान किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना
किसी कारण को बताए बिना किसी जुल्म को किए किसी भी कीमत पर 2 वर्ष तक गिरफ्तार किया जा सकता है बिना कारण बताए। कहना मतलब बिना कारण के भी किसी भी व्यक्ति को मुकदमे में फंसाया जा सकता है या जेल में रखा जा सकता है, उसे बताया भी नहीं जा सकता कि किस कारण से आपको हुआ था। और इसी एक्ट के विरोध में, इसी एक्ट के विरोध में आंदोलन चलाए गए और इस एक्ट के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी भी, और इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे रोलट एक्ट का अमृतसर के जलियांवाले बाग में मेले में सत्याग्रहियों के द्वारा विचार किया जा रहा, इसी एक्ट का विरोध किया जा रहा था। और इसी एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले कांड की भी घटना हुई सिडनी रोलट एक्ट में। और इसी पर हमारे कवियों ने भी बड़ा अच्छा लिखा है कि क्या गजब का देश है। उस रोलट एक्ट के संदर्भ में लिखा था कि क्या गजब का देश है, यह क्या गजब का देश है, बिन अदालत और मुवक्किल के मुकदमा पेश है। आंख में दरिया है सबके, दिल में है सबके पहाड़, होश में भी आज पूरा देश ये बेहोश है। यह रोलट एक्ट, और इस रोलट एक्ट के विरोध में जनसभाएं हुई जिसमें नरसंहार भी हुए। किचलू, सतपाल और किचलू को पकड़ने के लिए वहां पर भाषण दिए जा रहे थे, जहां जनरल डायर ने पहुंच करके तमाम सत्याग्रहियों को क्या किया, भीड़ पर उन निसहाय सत्याग्रहियों पर गोली बारूद किया। तो यह और यह आंदोलन, यह जितने भी हैं, यह भारत के जनमानस को इस ढंग से लपेटे, इनकी विचार, इनके कृत्य जनमानस के अंदर एक बात पर सहमत कर गए कि यह राष्ट्र, यह देश का हित इन विदेशियों की हुकूमत से होने वाला नहीं है। इनके द्वारा किए गए अपमानजनित कार्यों से आम जनमानस के अंदर यह बातें फैल गई, और यह भी एक राष्ट्रवाद का ही विचार है कि इस देश का हित इन विदेशी शक्तियों के से होने वाला नहीं है, यह देश की जनता का सिर्फ शोषण करने के लिए ही आई है। तो यहां पर आपका पुनः बताया जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत, असहयोग, सत्याग्रह, रोलट एक्ट एक एक्ट है जिसके विरोध में आम जनमानस उतरा था, और इसके में जलियांवाला बाग कांड कारण भी बना। आगे है असहयोग ही क्यों। यहां शब्द प्रश्नवाचक का दिया गया है कि असहयोग ही क्यों। असहयोग ही क्यों का मतलब है कि यदि हम ब्रिटिश हुकूमत का वास्तव में सहयोग न करते तो ब्रिटिश हुकूमत हम पर शासन कदाचित करने में पूरी तरह से असमर्थ हो जाती है। लेकिन ब्रिटिश की नीतियां ऐसी थी कि वह सहयोग करने वालों को, उसकी नीति का फंडा भी बन गया था। शुरू में भारत की ऐसी व्यवस्थाओं को देख करके जहां के लोग आपस में एक विचार, एक भाषा, एक बिंदु पर सहमत नहीं हो पा रहे थे, इसे वह समझ गए थे। छोटे छोटे राजाओं के द्वारा जहां वैमनस्यता का यह शुमार दिखाई दे रहा था, एक लहर दिखाई दे रहा था, उस बिंदु पर ब्रिटिश हुकूमत इस बात को समझ चुके थे कि भारत पर लंबे समय से शासन किया जा सकता है, और उसका एक हथियार भी बनाया, फूट डालो और राज करो। और यही फूट डालो और राज करो की नीति को अंत में जाते जाते भारत को एक नासूर बन कहा जाए, एक ऐसी समस्या दे करके गए। और उनका यह मंतव्य भी था,
उनका यह वक्तव्य था वो अपने में सफल भी मैं मानता हूँ कहा जा सकता है कि उनकी नीतियाँ इतनी निकृष्ट थी कि जाते जाते भारत को यह भी कर गए जो उनके हृदय में था कि फोड़ चलो और छोड़ चलो। फोड़ने का भारत को इस रूप में छोड़कर गए कि अगर भारत की जनमानस के अंतर्गत हमारे नेताओं में वह काबिलियत, वह सरलता, वह भारत के प्रतिभावंगिमाएं सुदृढ़ न होती तो भारत को ऐसे रूप में छोड़कर गए थे जिसका कोई सलूशन होने वाला नहीं था। लेकिन भारत के जनमानस के साथ भारत के राजनीतिज्ञों ने जो अपने एक विशेष तौर से अपनी काबिलियत दिखाई, देश के प्रति जो अपनी भावनात्मक रूप दिखाया, वह काफ़ी काबिले तारीफ है। तो बच्चों, आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः अगले क्लास में पुनः मुलाकात होती है। जय हिंद, जय भारत।